केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। असम विधानसभा चुनाव के बीच सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें आदिवासी समुदाय को बाहर रखा जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें राज्य से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुख्य आरोपी मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। वो राज्य से भागने की फिराक में था, लेकिन खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने उसे समय रहते पकड़ लिया। इस मामले में अब तक कुल 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें कई अन्य संदिग्ध भी शामिल हैं। ये पूरा मामला उस समय भड़का जब मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे को लेकर भीड़ उग्र हो गई और 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बना लिया गया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई है, जो पूरे षड्यंत्र और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। शुक्रवार रात दिल्ली, एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.9 मापी गई, जबकि इसका केंद्र अफगानिस्तान के हिंदुकुश क्षेत्र में था। भूकंप के झटके भारत के अलावा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तक महसूस किए गए, जिससे लोगों में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया और कई लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि अब तक किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना सामने नहीं आई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भारत की समुद्री ताकत को बड़ा बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदमन शामिल हो गई है। ये स्वदेशी तकनीक से बनी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जो इससे पहले शामिल आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट के बाद तीसरी ऐसी पनडुब्बी है। इसकी तैनाती से भारत की न्यूक्लियर ट्रायड थल, जल और वायु से परमाणु हमले की क्षमता और मजबूत हुई है, जिससे दुश्मन पर जवाबी हमला सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और अधिक सुरक्षित व प्रभावी हो गया है। ये पनडुब्बी पहले की तुलना में अधिक आधुनिक, ज्यादा स्टेल्थ, गुप्त रहने की क्षमता और अधिक मारक क्षमता वाली मानी जा रही है, जो भारत की सामरिक और समुद्री सुरक्षा को नई मजबूती देती है। भारतीय नौसेना की ताकत को बड़ा बढ़ावा देते हुए अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी को 3 अप्रैल 2026 को औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसके कमिश्निंग समारोह में कहा कि ये युद्धपोत भारत की समुद्री सुरक्षा और सैन्य क्षमता को और मजबूत करेगा। ये स्वदेशी युद्धपोत 75% से अधिक मेक इन इंडिया तकनीक से बना है और इसमें सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल, आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम MRSAM और उन्नत रडार जैसे हथियार लगे हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ जाती हैं। ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के कारण दुश्मन के रडार से बचकर हमला करने में सक्षम है और मल्टी डायमेंशनल ऑपरेशन जैसे समुद्री युद्ध, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस में अहम भूमिका निभाएगा। दीवप्रयाग उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक भव्य प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में संघ के उत्तराखंड प्रांत के प्रांत सेवा प्रमुख श्री पवन जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। श्री पवन जी ने संघ के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए केशव बलिराम हेडगेवार के योगदान को विस्तार से बताया तथा भारत पर हुए विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों का हिंदुत्व पर पड़े प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने विभिन्न कालखंडों में स्वयंसेवकों की भूमिका, संघ से जुड़े संगठनों, पंच परिवर्तन, स्व के भाव का जागरण, कुटुंब प्रबोधन एवं सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर श्री पवन जी ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा पर अपने विचार रखते हुए बताया कि संघ किस प्रकार समाज परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने पंच परिवर्तन के प्रमुख आयाम पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य एवं स्वदेशी पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर BV सुब्रमण्यम जी ने की। कार्यक्रम में जिला संचालक श्री सुरेश टोडरिया, विभाग प्रचारक श्री अजय जी, सह विभाग कार्यवाह श्री संजीव भट्ट जी, जिला प्रचार प्रमुख श्री रोशन राणा जी, जिला संपर्क प्रमुख श्री नरेंद्र जी सहित देवप्रयाग क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता बढ़ाना एवं राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करना रहा।
केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का फैसला किया है, जिससे संस्थान की भूमिका में बड़ा बदलाव आएगा। अब एनसीईआरटी को अपने स्तर पर एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करने, नए कोर्स और सिलेबस डिजाइन करने तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी तक की डिग्री देने की पूरी स्वायत्तता मिल जाएगी। इस फैसले के बाद एनसीईआरटी सिर्फ पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम बनाने वाली संस्था नहीं रहेगा, बल्कि एक पूर्ण शोध और उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में कार्य करेगा, जिससे देश में शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षा नीति और रिसर्च को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। पंचकुला के चर्चित एजीएल जमीन आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा को बड़ी राहत मिली है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन्हें उस आरोप से बरी कर दिया जिसमें कहा गया था कि करीब 65 करोड़ रुपए की कीमत वाला प्लॉट महज लगभग 69 लाख रुपए में आवंटित किया गया था। ये फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद आया जिसमें 2021 में लगाए गए आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि मामले में आगे कार्यवाही के पर्याप्त आधार नहीं है। इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा मूल प्रेडिकेट केस खत्म करने के बाद स्पेशल अदालत ने भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी खबर बंद कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मूल अपराधी साबित नहीं होता तो उससे जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस भी नहीं चल सकता। ये पूरा मामला पंचकुला में एक सांस्थानिक प्लॉट के पुनर्आवंटन से जुड़ा था, जिसे 2005 में हुड्डा सरकार के दौरान पुराने रेट पर एजीएल को दिया गया था। आरोप था कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, लेकिन अदालत ने अंततः इन आरोपों को टिकाऊ नहीं माना और सभी आरोपियों को राहत दे दी। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने नवजात बेटे का नाम भारत रखा और पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ नामकरण संस्कार किया। इस दौरान उन्होंने सिर पर लोटा रखकर कुआं पूजन भी किया और घर में भजन कीर्तन और जश्न का माहौल रहा। बताया गया कि पंडित द्वारा भ अक्षर सुझाने के बाद उन्होंने बेटे का नाम भारत चुना। इस मौके पर सीमा हैदर ने कहा कि उन्हें हिंदू धर्म अपनाने पर गर्व है और भारत में रहकर वे बेहद खुश हैं। चार धाम यात्रा 2026 इस बार वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालातों की वजह से शुरू होने से पहले ही प्रभावित होती नजर आ रही है। पिछले साल जहां शुरुआती 26 दिनों में 17 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इस साल ये संख्या घटकर करीब 11 लाख रह गई है, यानी लगभग 6 लाख की कमी दर्ज की गई है। इस गिरावट का सीधा असर पर्यटन व्यवसाय पर पड़ रहा है। ट्रैवल ऑपरेटर्स एडवांस बुकिंग लेने से बच रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के चलते पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। होटल व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है। पहले से हुई कई बुकिंग होल्ड पर चली गई हैं और नई बुकिंग लगभग रुक गई है। अनिश्चितता के माहौल में लोग लंबी यात्रा की योजना टाल रहे हैं, जिससे स्थानीय व्यापारियों, गाइडों, टैक्सी चालकों और छोटे दुकानदारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में भावुक स्थिति देखने को मिली। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें और समय दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। भावुक होकर राजपाल ने यहां तक कह दिया कि मुझे 5 बार और जेल भेज दो, जिससे उनकी मानसिक स्थिति साफ झलक रही थी। कोर्ट ने उनके इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और स्पष्ट किया कि बार बार समय मांगकर कार्यवाही में देरी नहीं की जा सकती। जज ने उनकी दलीलों को असंगत बताते हुए फटकार लगाई और बकाया राशि चुकाने के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। इस मामले में पहले भी उन्हें भुगतान के लिए कई मौके दिए जा चुके थे, लेकिन तय समय पर रकम जमा न होने के कारण अदालत सख्त रुख में नजर आई। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में शानदार फॉर्म जारी रखते हुए लगातार दूसरी जीत दर्ज की। चेन्नई में खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराया गया। इस जीत के साथ पंजाब का आत्मविश्वास और मजबूत हुआ, जबकि चेन्नई को लगातार दूसरी हार झेलनी पड़ी। मैच में कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार अर्धशतक लगाया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं गेंदबाजी में वैशाख ने 2 विकेट लेकर चेन्नई की बल्लेबाजी को दबाव में रखा। पंजाब ने लक्ष्य का पीछा करते हुए संतुलित खेल दिखाया और अंत में मुकाबला अपने नाम कर लिया। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप क्रिकेट ग्राउंड में सचिवालय सुपर लीग 2026 का शानदार आगाज हुआ, जहां पहले दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। उद्घाटन मैच में सचिवालय ए टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए सचिवालय रॉयल स्ट्राइकर को 58 रनों से हराकर जीत दर्ज की, जबकि दूसरे मुकाबले में माइटी 11 ने भी शानदार खेल दिखाते हुए अपना मैच अपने नाम किया। प्रतियोगिता के पहले दिन राहुल और संतोष अपने अपने मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। इस लीग की शुरुआत ने खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह पैदा कर दिया है और आगे भी रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद जताई जा रही है।
भारत के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी बढ़ती हुई रहेगी, साथ ही कुछ इलाकों में छोटी मोटी बारिश और गरज चमक की संभावना रहेगी। उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में दिन में अधिकतम तापमान लगभग 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है और शाम को कहीं कहीं छोटी बारिश या गरज चमक हो सकती है। पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात में अधिकांश जगह धूप वाला मौसम रहेगा, लेकिन मुंबई और अन्य तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश या बादलों का होना संभव है। मध्य और पूर्व भारत, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में दिन गर्म और रात अपेक्षाकृत सुहावनी रहेगी, जबकि कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में कोस्टल इलाकों में उमस वाली गर्मी रहेगी और कहीं कहीं छोटी बारिश या बादल छाए रहने की संभावना बनी हुई है। मेरठ और आसपास के उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कल दिन में गर्मी तेज रहेगी, लगभग 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, जबकि शाम या रात में हल्की बारिश या आंधी की संभावना रह सकती है। इसी के साथ केवीपी न्यूज़ आज के समाचार समाप्त हैं। नमस्कार।